और लेकर हाजिर हूँ आपके सामने भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास की कड़ी में हम आज देखेंगे जो है आपके वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। हम उस दौर की बात करेंगे जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हो जाता है और उसके करीब 200-400 साल बाद जो है एक सभ्यता अस्तित्व में आती है और उसको अपकर कहते हैं वैदिक सभ्यता, जिसके निर्माता मूलतः जो आपके आर्यन लोग थे, आर्यन रेस थी। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन का टॉपिक जो है आज का वो है वैदिक सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? वैदिक सभ्यता। इसको आप वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के नाम से भी जानते होंगे, वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में कई सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। और सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। पहले तो अक्षर, हरिओम सिंह, हिमांशु, जय हिंद सर, और विकृति सोनगरा, जोगेंद्र सिंह और मनोज कुमार जायसवाल, राकेश भाई, राहुल, ऋतिक, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, अब अपन देखते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। मैं उस काल की बात कर रहा हूँ। इस काल का मूलतः या ज़्यादातर अधिकतर आपको इतिहास जानने को मिलेगा, वो मिलेगा आपका जो है साहित्यिक स्रोतों के आधार पे। किसके आधार पे है? साहित्यिक स्रोतों के आधार पे। तो अपन इसको कुछ बिंदुवार पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हुआ इसमें। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब आप वैदिक काल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इसका कालक्रम आपको पता होना चाहिए, कालक्रम। ठीक है। फिर जो है आपको ध्यान में रखना है इसमें वो है इसकी उत्पत्ति। इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई या किन्होंने इस सभ्यता को बसाया, किसने बसाया, उत्पत्ति। फिर जो है अपन देखेंगे इस सभ्यता के स्रोत क्या है। फिर जो है इसमें हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। क्या देखेंगे? विशेषताएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है आपको इस परिचय में ले चलता हूँ, वैदिक शब्द क्या है। तो जो है थोड़ा कालक्रम में इधर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ आपके कालक्रम। ठीक है। और फिर क्या होगा आपका जो है वो है परिचय। ठीक है। तो ये जो वैदिक शब्द है ये निकला है वेद से। कहाँ से? वेद से। जो वेद थे, वेदों की रचना हुई तो उन्हीं के आधार पे हमने इसका नाम क्या दिया? वैदिक सभ्यता। और वैदिक या वेद बना है वो बना है विद धातु से। किससे बना है? विद धातु से, संस्कृत में। ठीक है। और इस विद धातु या जो है वेद, इसका अर्थ होता है ज्ञान या क्या होता है? जानना। दो बातें ध्यान रखना। इसका अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक है। तो ये तो एक मोटे तौर पे एक परिचय है। इसमें बहुत सारी आगे चीज़ें आएगी। मैं इसको शायद आपको जो है जब साहित्य पढ़ाऊंगा उसमें ले चलूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ की बजाय, सारी चीज़ें यहाँ बताने की बजाय। तो यहाँ इतना ध्यान रखना है कि इस वर्ड की उत्पत्ति कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन कालक्रम की। तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम जो है वो दोस्तों दो भागों में। कितने भागों में? दो। यदि मैं इस कालक्रम की बात करूं आपसे तो कालक्रम दो भागों में है। कैसे हैं देखते जाओ। एक हिस्सा जो होगा उसको अपन कहते हैं क्या? एक हिस्सा उसको अपन कहते हैं जो है आपका ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल, या इसी को अपन कहते हैं पूर्व वैदिक काल। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल। ठीक है। और इसका कालक्रम जो होता है वो होता है 1500 BC से लेके और 1000 BC तक। दूसरा जो इसमें टॉपिक होता है वो होता है आपका जो है उत्तर वैदिक काल। कौन सा होता है? उत्तर वैदिक काल। और इसका कालक्रम होगा वो होगा 1000 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है भाई। अजीत सिंह जी शुक्रिया, रिलैक्स लाइफ, विनोद कुमार जी सैनी, कमलेश कुमार और अबू उस्मान, राजकुमार, अंकी एम, कमलेश कुमार, बंटी राजपूत और सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। ठीक है। और अपन पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है।
तो जो है मैंने आपको कालक्रम में क्या बताया, ऋग्वेदिक काल, पूर्व वैदिक काल भी इसको अपन कहते हैं। इसमें 1500 BC से लेके 1000 BC तक का काल रखते हैं अपन इसमें। उत्तर वैदिक काल में अपन रखते हैं 1000 BC से 600 BC। तो ये कालक्रम आपको यहाँ ध्यान में रखना है, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। एक तो कालखंड की बात है। अब हमने इसका कालखंड 1500 BC क्यों रखा, तो मैंने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया तो उसमें एक बहुत बड़े विद्वान बताए थे, मार्टिमर व्हीलर, है ना। उसने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना है, वो माना है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। उसने माना है कि 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, उसके बाद नई सभ्यता बसेगी, वो 1500 से आगे बसेगी, इसलिए ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि अपन जो है आगे देखेंगे इसमें और भी कई सारी चीज़ें। तो 1500 से 1000 जो है उत्तर वैदिक काल है, फिर जो आपका आ जाएगा लोहे वाला काल, सॉरी ऋग्वेदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होगी, तो 1000 BC से 600 BC। इसके बाद भारत में महाजनपद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, महाजनपद काल। ये तो आपको कालक्रम ध्यान में रखना है। बात करेंगे उत्पत्ति की, किसकी करेंगे, उत्पत्ति की। तो देखो उत्पत्ति में क्या है, तो उत्पत्ति जो होती है उसमें जो है दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसको बसाने वाले कौन थे सभ्यता को, तो आर्य थे। कौन थे, आर्य। दूसरा हमें इसमें ध्यान रखना है आर्यों का निवास, कि ये मूल निवासी कहाँ के थे, या मूल निवास स्थान या निवास, मैंने सिर्फ निवास लिखा है, आप यहाँ इसका अर्थ लगाना कि मूल निवास स्थान कहाँ के थे, मूल निवासी कहाँ के थे। हाँ भाई जोगेंद्र, रेड कलर कम दिखता है तो कोई बात नहीं, ब्लू और डार्क ही अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, रेड रख लेते हैं। चलो, तो आर्य, तो देखिए सबसे पहले जो है आर्य जो है ये एक प्रकार का जो है भाषाई शब्द है। कैसा शब्द है, भाषाई, भाषाई शब्द है। यानी कि ये कोई जो है प्रजाति नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना, कोई नस्ल नहीं है। ठीक है, यदि कोई दम्भ भरता है कि मैं आर्य हूं तो ये जो है आर्य कोई प्रजाति नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये थोड़ा लाइट चल गया, ब्लैक दिख रहा होगा उम्मीद है आपको, है ना। आशीष परमार, माडिया आसिया, क्या लिख रहा है आशीष परमार, बैच तो जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक चलेगा भाई शिवेंद्र। ठीक है, रवि कुमार, मध्य एशिया, वो सारा बताएंगे, देखते जाओ। तो आर्य जो है इसमें जो है हमें शब्द है वो क्या है, भाषाई शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है मूल रूप से। कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत। तो उम्मीद है आप याद रख लेंगे इसे। ठीक है, और जो है इस आर्य का अर्थ जो होता है, क्या होता है, अर्थ ये होता है कुलीन, उच्च, श्रेष्ठ, महान, उत्तम, साधु, सज्जन, यानी इस प्रकार के जो अर्थ जिनमें उच्च व्यक्तित्व झलकता हो शब्दों से, है ना, उस टाइप के शब्द जो होंगे उनका अर्थ सारों का क्या होगा, आर्य मीन। उनका क्या मीन है, आर्य। तो ये यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि आर्य जो है अपने आप में एक भाषाई शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ये किसी भी प्रकार की प्रजाति को संबोधित नहीं करता, अपने आप में कोई प्रजाति नहीं है आर्य से। यानी कोई कहे कि मैं आर्यन रेस का हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आर्य प्रजाति से, नहीं, वो आर्य अपने आप में क्या है, एक प्रकार का भाषाई शब्द है। हालांकि बाद में उसको अपन जैसे आम लोगों ने स्वीकार एक प्रजाति के रूप में किया, वो एक अलग बात है, बाकी आर्यन कोई नहीं है। इस आर्य शब्द की सबसे पहले जो है सर्वप्रथम प्रयोग, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किया किसने, मैक्स मुलर ने। ये एक जर्मनी के विद्वान थे, मैक्स मुलर। इन्होंने 1853 में इसको जो है, इनको या भारत की सभ्यता को बसाने वाले को, वैदिक सभ्यता बसाने वाले को क्या कहा, आर्य। उसने ये शब्द कहाँ से उठाया, तो जैसा कि मैंने आपको कहा ये संस्कृत का वर्ड है। और ऋग्वेद के अंदर, किसमें भाई, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में जो है, किसमें, ऋग्वेद में जो है 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। कितनी बार उल्लेख मिलता है, 33 बार। ठीक है,
तो ऋग्वेद में जो है 33 बार हमें कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आर्य जो होता है एक भाषाई शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कुलीन, उच्च, श्रेष्ठ, महान, उत्तम, साधु, सज्जन, सभ्य, है ना, इस तरह से। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आर्य शब्द का? मैक्स मुलर ने। कब? 1853 में। आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसी साल में जो है मेरे ख्याल से भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के मध्य। और भी कोई घटना हुई होगी इसके 4 साल बाद, ठीक, 1857 की क्रांति होती, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। और ये मैक्स मुलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इसी की बात जो अपन आगे जाके करेंगे अभी थोड़ी देर में। ऋग्वेद में जो है 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं निवास स्थान की। किसकी बात करते हैं? निवास स्थान की, ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जब अपन निवास स्थान की बात करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, 2 तरह की थ्योरी चलेगी इसमें। कौन सी होगी? एक भारतीय मूल की होगी। दूसरी थ्योरी जो आपकी होगी वो होगी बाहरी या विदेशी मूल। ठीक है। तो 2 तरह की जो है हमें थ्योरी देखने को मिलेगी इसमें। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि भारतीय मूल की थ्योरी में क्या है। तो देखिए, भारतीय मूल की थ्योरी में आपको 4 क्षेत्र याद रखने हैं। ठीक है। एक होगा भारतीय मूल में कश्मीर या जो है हिमालय। ठीक है, पहला कौन सा रखना है? कश्मीर या हिमालय। दूसरा रखना है आपको सप्त सैंधव प्रदेश। तीसरा आपको ध्यान रखना है, वो रखना है ब्रह्मर्षि प्रदेश। और चौथा रखना है, वो कौन सा रखना है आपको? वो रखना है आपको मध्य देश। ठीक है। अब इसमें जो है अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग बात की है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। एल डी कुलर जो होता है वो कहेगा कि ये भारत में कश्मीर मूल के थे आपके कौन से? आर्यन। जो उन्होंने विशेषताएं बताई हैं उनके आधार पे जो है उन्होंने यहाँ से माना। ठीक है। अविनाश चंद्र और एक और होगा अविनाश चंद्र और एक आदमी और होता है आपका, वो है संपूर्णानंद। कौन है? संपूर्णानंद। इन्होंने माना है सप्त सैंधव प्रदेश को। ये सप्त सैंधव प्रदेश जो है आपका वो है पंजाब वाला बेल्ट, जहाँ 7 नदियाँ चलती है। ठीक है। सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, सतलज वगैरह ये जो नदियाँ चलती है, इस वाला क्षेत्र यहाँ से लेके सीधा पाकिस्तान में अंदर तक जहाँ नदियाँ मिलती है उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और वहाँ से इन्होंने इनकी क्या मानी? उत्पत्ति। लेकिन गंगानाथ झा, कौन है भाई आपके? गंगानाथ झा, ये मानेंगे कि ये जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश के थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश जो है गंगा का पश्चिमी भाग। ठीक है। और गंगा और यमुना के बीच वाला जो दोआब होता है उसको कहा गया है ब्रह्मर्षि। इसे बताया गया बहुधान्यक और उपजाऊ क्षेत्र। इसके बारे में ध्यान रखना। और लास्ट में आपका मध्य देश है, वो कहा है आपके मध्य देश, वो है हिमालय से लेके विंध्यन पर्वत के बीच वाला क्षेत्र जो होगा वो होगा मध्य देश। और राजबली पांडे ने जो है ये थ्योरी दी है। कौन है? राजबली पांडे। तो जो है इस तरह से हमें भारतीय मूल की 4 थ्योरी देखने को मिलती है। कौन सी? कश्मीर की, ठीक है, या हिमालय क्षेत्र वाली जो एल डी कुलर देते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश जो अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद देते हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश जो गंगानाथ झा द्वारा, और मध्य देश जो राजबली पांडे द्वारा।
थोड़ा सा आप मैप में समझ लीजिए कि ये क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, इधर कोशिश कर लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैप उम्मीद है आपको दिख रहा है। मैप सबको दिख रहा है भाई? कमेंट में बता दीजिएगा। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। एसएससी तो क्या, इसमें तो स्टेट पीसीएस आईएएस तक कवर हो जाएगा। कोई बच्चा पूछ रहा है मुझे कि एसएससी कवर होगा? ये शिवेंद्र सिंह रावत, तो एसएससी क्या सब कुछ कवर होगा। ठीक है, आज मैं आपको, मुझे आज भी टाइम, कल नहीं मिला, आज भी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है आपको एसएससी रेलवे के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ऐसे कैसे में वैदिक सभ्यता में बताऊंगा कि एसएससी रेलवे के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो वो टॉपिक भी आप साथ में मेंशन कर लेना, आपका फटाक से होगा। प्लीज़ जितने आप लाइव हैं उससे ज़्यादा लाइक है ही नहीं अभी तक, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा धड़ाधड़। अभी 50 तक पहुँचा दीजिए ना लाइक, क्या दिक्कत है। अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिए, पहुँच जाए, है ना। तो ये आप सबको मैप दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक, शुक्रिया शुक्रिया गिरीन कुमार जी, रवीश कुमार, गौतम, सबको शुक्रिया कि यहाँ दिख रहा है सबको। चलिए, तो अब अपन थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा रेड मार्कर भी प्रयोग करूँगा आप लोगों की इजाज़त से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो है ये वाला क्षेत्र जो है ये अपना कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन सा क्षेत्र है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ ये हिमालय वाला जो हमने पहले की बात की वो यही क्षेत्र है। ठीक है, और एचडी कूलर क्या कहेंगे कि ये जो है आर्यन थे एलडी कूलर के अनुसार वो कहाँ के थे? इस क्षेत्र के थे, यानी जे एंड के। ठीक है, इसके नीचे आपको पता हो तो ऐसे करके पाकिस्तान में चलती है वो आपकी नदी एक, और उसकी जो है कई सारी सहायक नदियां हैं भारत में, और इस तरह से यहाँ ये नदियाँ चलती है, कुछ नदियाँ यहाँ ऐसे। ये क्षेत्र जो होता है आपका, ये क्षेत्र जो होता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये कहलाएगा सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहलाएगा? सप्त सैंधव प्रदेश। तो इस तरह से जो है इस वाले क्षेत्र में जो होगा वो क्या होगा आपका? सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, और ये आपके कौन कहते हैं? अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। अविनाश चंद्र और कौन है साथ में? संपूर्णानंद। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, मैपिंग के अकॉर्डिंग है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हैं जी? कमेंट में बताइएगा प्लीज, लाइक जल्दी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर अपन आते हैं किसमें? ब्रह्मरसी में। आपने देखा होगा यहाँ से कहीं से जो है आपकी गंगा निकलेगी ऐसे करके। ठीक है, और यहीं से कहीं से जो है क्या निकलेगी? यमुना, जो गंगा में आगे जाके मिल जाएगी। ठीक है, इसके बीच वाला क्षेत्र, ये वाला, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये क्षेत्र कहलाएगा आपके जो है, क्या कहलाएगा? ये क्षेत्र कहलाएगा ब्रह्मरसी प्रदेश। ठीक है, और ये किसने थ्योरी दी? गंगा नाथ झा ने। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को आप? चलिए, अब अपन देखते हैं कि जो है आपका अगला मध्य देश। तो देखिए यहाँ पड़ता है विंध्यन पर्वत। पड़ता है कि नहीं पड़ता है विंध्यन पर्वत? यहाँ पड़ता है ना, ये विंध्यन पर्वत है। ठीक है, इधर हमारी एक पर्वत श्रेणी पड़ती है ऐसे करके जो भी है आपकी, वो है कौन सी? हिमालय। कौन सी है? हिमालय। और इन दोनों के मध्य, किनके? हिमालय और गंगा के मध्य
हिमालय और आपके जो सॉरी विंध्यन पर्वत के मध्य जो है क्षेत्र है, इसको कहा गया है मध्य देश। क्या कहा गया है? मध्य देश। और ये राजबली पांडे ने कहा। किसने कहा? राजबली पांडे। क्लियर? समझ में आया? कमेंट में प्लीज बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका वतनवीर यादव, आप पहली बार जुड़े इसके लिए। इसी तरह आप नए नए लोग जुड़िएगा, हमें खुशी होगी। आपकी पहली क्लास है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्रीवियस वीडियो इंडियन हिस्ट्री के ज़रूर देखिएगा जो मैंने पढ़ाई है, सिंधु घाटी सभ्यता। और एक चीज़ और, आप लोगों ने 4 पार्ट में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को करवाई है। आपने 2 पार्ट को बहुत अच्छा प्यार दिया है, लेकिन 2 पार्ट को आप उतना प्रेम नहीं दे पाए, उतना स्नेह आपका नहीं मिला जितनी मुझे उम्मीद थी। तो प्लीज़ उन वीडियो को भी उतना ही प्रेम दीजिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक परिवार है वो 4 वीडियो जो है एक प्रकार से क्या है, फैमिली है। फैमिली में भेदभाव नहीं चलता, सबको बराबर की तवज्जो दी जाती है। क्लियर है? और अपन अब देख रहे हैं वो क्या है, वैदिक सभ्यता। इसके भी 3-4 पार्ट बनेंगे, क्योंकि उत्तर वैदिक अलग है, वैदिक अलग है, उसके बाद आगे चलेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, आप निश्चित रहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसएससी रेलवे में इनमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और जो है बाकी वालों को पूरा पढ़ना ही है। खैर जो आरएस वगैरह की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएस की तैयारी कर रहा है, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, झारखंड स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ, आपको बहुत एंजॉय आने वाला है अभी। ठीक है, तो इस तरह हमने ये देखी भारतीय थ्योरी, जिसके बारे में 4 तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बाहरी या विदेशी की। ठीक है, तो बाहरी या विदेशी में जो है कई सारे मत देखने को मिलते हैं हमें, और उन सारों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, एक हम देखेंगे थ्योरी, वो देखेंगे पामीर के पठार की। कहाँ से उत्पत्ति बताएंगे अपन को? पामीर के पठार से। और कहाँ से हैं? तिब्बत से। कहाँ से बताएंगे? तिब्बत से। और कहाँ से हैं? मध्य एशिया। ठीक है, और कहाँ से हैं? और आपका जो है मध्य एशिया के बाद जो है आपका जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। यहाँ दिख रहा है क्या भाई? ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो एक हो गई डैन्यूब नदी, हंगरी। ये यूरोप में डैन्यूब नदी चलती है, आपको पता हो तो। और डैन्यूब नदी से हंगरी से उत्पत्ति बताई। जो वहाँ की घास फूस, वहाँ की ऋतुओं का या जो मौसम का जो जानकारी मिलती है ऋग्वेद के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से माना गया। अब यहाँ किस किस ने क्या माना वो देख लीजिएगा। पामीर के पठार से बात करेंगे, वो 3 आदमी करेंगे। कितने आदमी करेंगे? 3 आदमी। एक तो करेंगे आपके जो है ओल्डेन। ओल्डेन का पूरा नाम है आपका ओल्डेनबर्ग। क्या नाम है? ओल्डेनबर्ग। एक होगा कील, और एक होगा आपका जो है वो है कील के बाद मेयर। मेयर जो है, ये आदमी तीनों ही क्या कहेंगे, जो है कि ये आर्यन लोग थे, वो पामीर के पठार से आए। पामीर का पठार का मीन क्या है उसका? ये जो है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ कई सारे पठार आके मिलते हैं, गांठ बनते हैं, ये पामीर का पठार है। यहाँ से थ्योरी देगा। ठीक है, वो कौन देंगे? ओल्डेनबर्ग, कील और मेयर। ठीक है, और जो है मेयर का पूरा नाम है एडवर्ड मेयर। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एडवर्ड मेयर। ठीक है, तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में 2 बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत ही क्वेश्चन आता है तिब्बत वाला आपके, दयानंद सरस्वती। ठीक है, और कौन है? तारानाथ। और कौन है? पारजीटियर। पारजीटर। ये तीनों विद्वान कहते हैं कि जो है भारत में आर्य आए, वो कहाँ से आए?
तिब्बत से आए। जिस प्रकार की बर्फीले क्षेत्रों की बातें करते हैं, 6-6 महीने बर्फ वगैरह रहते हैं, उस तरह की प्रत्यय संबोध कहाँ रही होगी ज़माने में, तिब्बत में रहेगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और जो है तिब्बत से आए होंगे। ये आपके कौन कहते हैं, ये दयानंद सरस्वती, तारानाथ और पारजीटर कहते हैं। क्लियर है। अब मध्य एशिया की बात करते हैं। ठीक है, मध्य एशिया, या इसको आप कहते हैं बैक्टीरिया, दूसरा नाम इसका क्या मिलेगा आपको, बैक्टीरिया। ये टी छोटा होता है तो मैंने बड़ा लिख दिया है, अब मिटाने का मतलब नहीं बनता, तो आप समझ जाना। ठीक है, तो यहां से कौन कहेगा, यहां से कहेंगे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर क्या कहेंगे कि यहाँ से जो है कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से। और हार्ट महोदय जो है ये कहेंगे जर्मनी मूल के हैं। शारीरिक बनावट और कद काठी के आधार पे उन्होंने क्या माना, जर्मनी का। हार्ट और पिनका नाम के 2 आदमी होते हैं, और इन्होंने माना कि ये कहाँ से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। और एक पी गाइल्स होते हैं, क्या नाम है, पी गाइल्स। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की विशेषता या जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कहाँ से आए होंगे, डैन्यूब नदी वाले क्षेत्र से आए होंगे, जो हंगरी वाला वर्तमान वाला क्षेत्र है वहाँ से ही पर्टिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें ये देखने को मिलता है कि जो है आर्यन मूल रूप से जो है कहाँ से आए, आर्यन जो है मूल रूप से विदेशी थ्योरी में जो है वो आए आपके कहाँ से, पामेर पठार से, तिब्बत से, मध्य एशिया, जर्मनी और डैन्यूब नदी क्षेत्र हंगरी। ठीक है, अब आपको यदि सर्वाधिक क्वेश्चन पूछने वाले मत है वो कौन से हैं, तो क्वेश्चन पूछने वाली जो बातें हैं जहां से क्वेश्चन अधिक आते हैं वो ये दोनों मत है ये। ठीक है, और मोटे तौर पे यही माना जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए होंगे। कहाँ से आए होंगे, मध्य एशिया से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ये देखा इनके आने का, और जो है क्षेत्र या मार्ग विदेशी मत में भी देखा। अब हम बात करेंगे कि इनकी जानकारी के हमारे पास क्या स्रोत है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत कम लोग कनेक्ट है, पहले बहुत लोग थे भाई, ऐसे कैसे हैं जी, जल्दी से आ जाइएगा भाई। ठीक है, तो यह आपको क्लियर होगा कि तिब्बत कहाँ पड़ता है वर्तमान में। वर्तमान में तिब्बत इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ मैंने ये लिखा है ना, इस वाले क्षेत्र में तिब्बत पड़ता है। ठीक है, अच्छा एक और थ्योरी भी है इसमें, एक है दक्षिणी रूस से। ठीक है, दक्षिणी रूस से भी आने की थ्योरी मिलती है, उसके बारे में भी जो है आप मत ध्यान रखना, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कई सारे ऐसे मत मिलते हैं। तो ये तिब्बत है, इधर रूस का दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा, इधर मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा वर्ड मैपिंग में आप देख लेना, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं होती कि मैं इतना मैप बनाऊँ, इसलिए थोड़ा सा आप भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देना कि जो है आप कुछ सीख सके। तो अब अपन बात करेंगे इस स्रोत की। अच्छा, इसमें एक थ्योरी और चलती है इसी में, मुल्तान वाले क्षेत्र से। ठीक है, और वो जो है आपका मुल्तान वाला क्षेत्र पड़ता है, मुल्तान एक नदी है अफगानिस्तान के अंदर, मुल्तान पाकिस्तान वाला नहीं, मुल्तान अफगानिस्तान वाला। तो एक दो मत और भी है, बहुत सारे, लेकिन अपने एग्जाम पर्पज से यही दोनों इंपॉर्टेंट हो, तो आप वो ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्रोत की। तो देखिए, ये जो स्रोत है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्रोत है हमारे पास, इनको जानने के, इनका इतिहास जानने के 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, तो वो देख लीजिए। एक तो हमारे पास इनको जानने का साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, और कौन सा है, और हमारे पास जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है। पुरातात्विक स्रोत भी हमारे पास जो है 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं, 2 तरह के। हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है और ये कैसा है आपका छोटा टॉपिक है। तो पहले ये छोटा टॉपिक अपन ले लेते हैं। ठीक है,
प्लीज़ कनेक्ट जल्दी होइए और अधिक लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम है, लाइक बहुत कम है भाई। सोनू प्रजापति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। द अक्षर सबसे ज़्यादा प्रमाणिक कौन सी है? अक्षर तो प्रमाणिक मध्य एशिया वाली थ्योरी भाई, अक्षर है ना। उम्मीद है आप सेटिस्फाइड होंगे आंसर से। जो मैक्स मुलर ने दी, आर्यन जो है मूल रूप से कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे या बैक्टीरिया के थे, वो आपकी प्रमाणिक थ्योरी है। और गौतम वर्मा सर ये कंटेंट यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलता। शुक्रिया, नहीं मिलता इसलिए हम देते हैं, ठीक है, आप निश्चित रहिए। और आगे भी आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेगा। सर प्ले लिस्ट बनवा दो हिस्ट्री की, बिल्कुल बना देंगे, ये आपका आज ही सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। ओके अक्षर, ओके, आपको समझ में आ गया। पारस राजपुरोहित गुड इवनिंग। गोपाल कुरडिया बारिश हो रही है सर, कहाँ हो रही है भाई? जयपुर में तो नहीं है। चलो सबको शुक्रिया, सबका शुक्रिया जो क्लास में जुड़े हैं। क्लास कब लगती है सर? क्लास 5 बजे लगती है, जिन्होंने भी पूछा है कमेंट में। और सिलेबस कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता करवाई है मैंने, और ये आपकी इंडियन हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक चल रहा है, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। और उससे पहले राजस्थान के किसान आंदोलन मैंने जरूर कराया। यदि आप राजस्थान से हैं तो फिर राजस्थान के किसान आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अपन देख रहे थे पुरातात्विक स्रोत और जो है साहित्यिक स्रोत। तो ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, मैं पहले कवर कर लेता हूं, फिर आपको जो है क्या बताऊंगा, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ना, बजाय इसके कि अपन पुरातात्विक इधर कर देते हैं और साहित्यिक उधर कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा लिखने समझने में भी। तो पुरातात्विक मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, और इधर क्या लिख देता हूँ, साहित्य, क्योंकि ये हमें बाद में पढ़ना है तो फिर बाद में ही इसे देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आप पुरातात्विक स्रोतों को जो है दो तरह से बांटेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। एक तो है आपके अभिलेख, कौन से हैं, अभिलेख, और दूसरे जो होंगे वो होंगे आपके मृद भांड। क्या होंगे, मृद भांड। इन दोनों के आधार पे हम जो है इनको अलग अलग ढंग से बांटेंगे, ठीक है। इनके अभिलेखों की मैं यदि बात करूं आपसे तो इनके दो अभिलेख मिलते हैं। कितने मिलते हैं, दो अभिलेख। कौन कौन सा, एक बोगज कोई या एशिया माइनर अभिलेख, बोगज गई, या आप इसे क्या कहते हैं, एशिया माइनर। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये एशिया माइनर या बोगज गई अभिलेख कहां पर है, ठीक है। फटाक से कमेंट बताइए, मैं दूसरा लिख रहा हूं तब तक। और जो है दूसरा है कसी अभिलेख। कमेंट में बताइए बोगज गई अभिलेख कहां है, मैं तभी पढ़ाऊंगा। शुक्रिया, जो एमपी से हैं उनका शुक्रिया, उनके लिए बहुत टॉपिक काम का है, एमपीपीएस वगैरह के लिए, अदर एग्जाम में तो है ही है, खैर, ठीक है। महेश कुमार गुड इवनिंग। संतोष कुमावत, यस, बहुत अच्छा कंटेंट, थैंक यू भाई महेश। मुझे बताइए ये बोगज गई अभिलेख कहाँ का है, या एशिया माइनर अभिलेख कहाँ है, और ये कसी अभिलेख कहाँ है। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आज से आगे आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। मुझे पता है कि इसमें कई लोग यूपीएससी के भी जुड़े हुए हैं, जैसे ये द अक्षर वगैरह है, ये मैं अच्छे से इनको परिचित भी हूँ, ये लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो प्लीज़ मुझे आंसर बताइएगा। मध्य एशिया, नहीं 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 नहीं, मध्य एशिया में कहाँ का, कोई जगह तो होगी पर्टिकुलर। सलाम भाई इरशाद खान। चलिए मैं बता देता हूं, ये एशिया माइनर जो है ये, या बोगज की अभिलेख है, ये तुर्की में है। कहाँ है, तुर्की में, याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पर है, तुर्की में। यहाँ अभिलेख मिलता है। यहाँ क्या होते हैं कि दो कबीले होते हैं। कितने कबीले होते हैं, दो। एक का तो नाम होता है आपके कबीले का, उसका नाम होता है आपका जो है हिप्ती, और आपका मितनी। हिप्ती कबीला और जो है आपका मितनी कबीला, मितनी कबीला, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, युद्ध। दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। इनके मध्य क्या होगा, युद्ध।
युद्ध के बाद जो है यहाँ एक शपथ ली जाती है कि भविष्य में हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें जब शपथ ली जाती है तो उस शपथ में कुछ देवताओं की शपथ ली जाती है। 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। क्लियर है? तो हमें ये पता चला कि इसका मतलब आर्यों का विस्तार जो है कहीं न कहीं बोगज गई या एशिया माइनर तक था। और ये अभिलेख कितना पुराना है? तो ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है? 1400 बीसी का। कब का है? 1400 बीसी। तो 1400 साल पूर्व का है एशिया माइनर। उसमें जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य देवताओं की जो है कसम लेके भविष्य में युद्ध न करने की बात कही गई है। हेप्ती कबीले और जो है मतनी कबीला, ये त है, ल मत समझना ऐसे, है ना, त है तो मतनी कबीला। क्लियर है? तो ये चीज हमें देखने को मिलती कहां से? एशिया माइनर से, ठीक है। और ये कसी अभिलेख है, ये है आपका 1600 ईसा पूर्व का। कितने का? 1600, इससे भी 200 साल पहले का, ठीक है। और ये पड़ता है ईरान में। कहां है? ईरान में। कहां है? ईरान में। इस अभिलेख में यह बताया गया है कि आर्यों की एक शाखा कहां गई है? भारत की तरफ। आर्यों की एक शाखा कहां गई है? भारत की तरफ। क्लियर है? हाँ जी। ये फ्रांस कहाँ है भाई यार? गौतम वर्मा क्या तुक्के मार रहे हो? ऐसे को टप्पे मारता है भाई। हाँ, गौतम वर्मा प्राचीनतम तो जरूर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारगोन अभिलेख जो है उसमें 2400 वर्ष पूर्व के भी जो है उल्लेख मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उतना अपन को नहीं जाना है, सुनते जाओ। तो बोगज गई या एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व का है अभिलेख, जो तुर्की में है, जिसमें ये मिलते हैं हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते के बारे में। और कसी अभिलेख है, वो है 1600 ईसा पूर्व का, जो कहाँ है? ईरान में है। और आर्यों की एक शाखा का जो है भारत की तरफ जाने का क्या मिलता है? उल्लेख। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़, पहले 32-33 जने कनेक्ट थे, अब और कनेक्ट हो जाइएगा। ऐसे मत कीजिए कि आप आए और निकल गए। अभी मीणा गीत राम राम। हाँ, गोपाल वर्मा कुरडिया, आपने सही बताया, तुर्की, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सोनू प्रजापति, सबका शुक्रिया यहाँ पे जो भी कनेक्ट है उनका। तो अब बात कर लेते हैं मृद भांडों की। किसकी बात कर लेते हैं? मृद भांडों की। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं ऐसे मिटा देता हूँ। ले लीजिएगा जिसको लेना है भाई। ये वाला हिस्सा मत लेना है ना, क्योंकि ये हिस्सा आगे आ जाता जबरदस्ती। मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूं कि ये ना आए, पर ये आ जाता है। चलिए, अब अपन बात करते हैं मृद भांडों की। तो मृद भांड की जब मैं आपसे बात करूंगा तो 2 तरह की मृद भांड आपको ध्यान में रखने हैं, 2 अलग अलग कालों में, ठीक है। एक क्या होगा, मैंने जैसे आपको कालक्रम में बताया, ऋग्वेदिक कालीन। कौन सा बताया? ऋग्वेदिक कालीन। और दूसरा मैंने बताया था आपको उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक कालीन, ठीक है। ऋग्वेदिक काल कहो आप या इसको पूर्व वैदिक काल कहो, एक ही बात है, कोई कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। और प्लीज थोड़े जो नए लोग जुड़े वो लाइक कर ले पहले, है ना। क्या करना है आपको? लाइक करना है। और अभी तक कोई किसी ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर ले। यदि कोई कनेक्ट है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ठीक है, क्योंकि आज अभी तक कोई नया सब्सक्राइब दिख नहीं रहा हमें। चलिए, तो ऋग्वेदिक कालीन जो आपकी मृद भांड मिलेंगे वो मिलेंगे गेरू वर्ण के। कैसे मृद भांड होंगे? गेरू वर्ण के। और उत्तर वैदिक कालीन मिलेंगे वो मिलेंगे चित्रित धूसर। कैसे मिलेंगे? चित्रित धूसर मृद भांड।
ऐसा क्यों है? तो इस समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था और इस समय तक लोहे का आविष्कार हो गया था। तो ये संदर्भित करते हैं, वो लोहे को करते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड जो है लोह युगीन सभ्यताओं का परिचायक है। ठीक है, आगे आपको कभी मौका मिला तो मैं पढ़ाऊंगा मृदभांड के बारे में, संस्कृति में, तब बताऊंगा कि कौन से मृदभांड किस संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, किस रंग के होते हैं वो सारा, तो अब उसमें अपन देखेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और अब जो है ये तो हो गया आपका किसका स्रोत, कौन सा, पुरातात्विक। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत की। किसकी बात कर लेते हैं? साहित्यिक स्रोत। तो हम देख रहे थे स्रोत। इसमें मैंने आपको दो स्रोत बताए। एक तो बताया आपका जो है पुरातात्विक, और दूसरा जो है आपका कौन सा है, साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोत की मैं यदि बात करूं आपसे, तो इसको जो है आप कई भागों में बांट सकते हैं। इस काल के साहित्य को आप वैसे कहते हैं वैदिक साहित्य, तो आप सीधा ही लिख लीजिएगा यहां वैदिक साहित्य। ठीक है, यहां मेरा वैदिक साहित्य कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य है। मतलब कि जो है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो भी साहित्य रचा गया होगा वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, वैदिक साहित्य कहने में, उसमें अकेले में आ जाएगा। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि ये ऋग्वेदिक कालीन साहित्य है या उत्तर वैदिक कालीन। मैं क्या कह रहा हूँ, वैदिक साहित्य। इसका मतलब क्या है कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो भी साहित्य है वो सारा का सारा इसमें शामिल हो जाएगा। अब इसमें अपन देखते हैं कि वैदिक साहित्य हम किसे कहते हैं। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये आप ध्यान में रखना। हम वैदिक साहित्य किसे कहते हैं, देखिए। ठीक है, हम वैदिक साहित्य कहते हैं वेद को। किसको कहते हैं, वेद को। फिर हम किसको कहते हैं, ब्राह्मणक को। किसको कहते हैं, ब्राह्मणक को। फिर किसको कहते हैं, फिर हम कहते हैं आरण्यक को, और हम कहते हैं उपनिषद को। दिख रहा है ना उपनिषद वगैरह, ठीक है, सबको दिख रहा है। कुलदीप मेरी गुड इवनिंग, नया टॉपिक बिल्कुल शुरू हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तो हम किसे कहेंगे, ब्राह्मणक, वेद, ब्राह्मणक, आरण्यक और उपनिषद। इन चारों को आप क्या कहेंगे, वैदिक साहित्य कहेंगे। क्या कहेंगे, वैदिक साहित्य। ठीक है, इस साहित्य को ये वैदिक शब्द निकला है वेद से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। इस वैदिक साहित्य को आप जो है आप कहते हैं, वो क्या क्या कहते हैं वो सुन लीजिए पहले। इस वैदिक साहित्य को आप कहते हैं श्रुति साहित्य। क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य। ऐसा क्यों, प्रारंभ में जब आर्य भारत आए, या जो आर्य की प्रारंभिक शाखाएं जो थी, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। वो लोग जो है लिखना नहीं जानते थे। जब वो लिखना नहीं जानते थे तो साहित्य का सर्जन, जो उनको जो मौखिक चीजें याद थी उनका क्या करेंगे, तो वो लोग क्या करते थे, जो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ज्ञान का ट्रांसफर करते थे। ठीक है, याद करवाते थे। जैसे मैंने मेरे बच्चे को याद करवा दिया, मेरे बच्चे ने अपने बच्चे को, यानी कि मेरे पोते को याद करवा दिया, मेरे पोते ने अपने बच्चे को याद करवा दिया। ऐसे करके कई पीढ़ियों तक ऐसे चलता रहा। तो श्रुति का मतलब सुनना, सुन सुन के याद करना। ठीक है, तो श्रुति साहित्य कहते हैं आप इसे। क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य कहते हैं। इसे आप अपौरुषेय भी कहते हैं। ये कैसा साहित्य है, अपौरुषेय साहित्य है। अपौरुषेय कैसे हैं,
अपौरुषेय का मतलब है कि जिसकी रचना किसी पुरुष या किसी मानव ने नहीं की है, जिसकी रचना स्वयं देवताओं ने की है। किसने की है? देवताओं ने। यानी कि इस प्रकार का साहित्य देवताओं ने सबसे पहले ऋषि मुनियों को बताया, फिर ऋषि मुनियों ने आगे उस ज्ञान को ट्रांसफर किया और कई हजारों या पीढ़ियों बाद जो है वो जाके जो है संहिताबंद किया गया, लिखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको क्या कहते हैं आप? अपौरुष। इसका मतलब ये है कि वेद जो है स्वयं भगवान या ईश्वर द्वारा रचित है। और ये वेद जो है नित्य भी है। कैसे हैं? नित्य। नित्य का मतलब क्या है? ईश्वर प्रतिदिन नित्य होता है और ज्ञान का भी कोई अंत नहीं होता, वो नित्य प्रचारित प्रसारित किया जाने वाला होता है, नित्य नया भी हो सकता है। तो इसलिए इसको आप नित्य भी कहते हैं। इसी को आप संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। संहिता इसलिए कहते हैं क्योंकि कालांतर में इस ज्ञान को जो है संहिताबंद किया गया। क्या किया गया? संहिताबंद किया गया। ठीक है, इसलिए हम इसे जो है क्या कहते हैं? संहिताबंद कहते हैं। ठीक है। और जो है वेद होते हैं, वेदों की रचना सबसे पहले कृष्ण द्वैपायन ने की थी। किसने की थी? कृष्ण द्वैपायन ने। यहां मैं रचना जो कह रहा हूं, ये रचना अपने आप में गलत है, रचना नहीं होगी। वैदिक साहित्य की रचना नहीं कही जा सकती, वेदों का संकलन किया गया था। वेदों का क्या किया गया था? संकलन करना। संकलन का मीन क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कोई 5 व्यक्ति है, पांचों के पास कोई अलग अलग वस्तु पड़ी है। ठीक है, मैं निकला घर से और मैंने पहले आदमी के पास जाकर उस चीज़ को कलेक्ट किया, दूसरे के पास कलेक्ट किया, फिर तीसरे के पास किया, फिर चौथे के पास और अंत में गया मैं पांचवें के पास। उससे जो मुझे वस्तु लेनी थी वो भी मैंने ले ली। इस तरह मेरे पास 5 अलग अलग लोगों से आई हुई चीज़ें थी। उन पांचों को मैंने एक करके और एक संहिताबद्ध रूप में एक किताब का रूप दे दिया। तो इस प्रकार जो है मैंने क्या किया? उन 5 लोगों से अलग अलग चीजें ली, वो संकलन किया। मैंने क्या किया है? संकलन किया, यानी कि इकट्ठा किया है। क्या किया है? इकट्ठा करके संहिताबद्ध करना, उन ज्ञान को एक मूर्त रूप देना। तो इस तरह से ध्यान रखना, वेद जो है अपने आप में क्या है? संकलित किए गए हैं, ना कि वो जो है आपके रचित है। इस तरह का ध्यान रखना। तो यहाँ जो ये वेद है, इन वेदों के रचनाकार संकलनकर्ता माने जाते हैं ये संकलन करता, वो है कृष्ण द्वैपायन। जब इनके मुख से वेदों का उच्चारण हुआ तो हमने इनको कहा वेद व्यास। क्या कहा? वेद व्यास। तो इस तरह का ध्यान रखना कि वेद व्यास भी जो है इन्हें कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है वेदों का क्या है? संकलन करता। इसलिए आप कहीं पर भी भविष्य में ध्यान रखना, आप कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहीं पर भी रचनाकार नहीं कहेंगे वेदों की। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेद कैसे हैं? अपौरुषेय हैं। ठीक है, चलो और क्या है? और जो है वेदों के प्रथम दृष्टा क्या है? प्रथम दृष्टा वो कौन थे? तो वेदों के प्रथम दृष्टा जो है वो थे आपके ऋषि। कौन थे? ऋषि। यानी कि देवताओं ने जब वेदों का उच्चारण किया, जो वेद सबसे पहले जिसको सुनाए वो कौन थे? ऋषि थे। ऋषियों ने फिर आम जन को या अलग अलग कुलों में अलग अलग जो है लोगों को इसका प्रचार प्रसार किया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते गए। तो ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि वैदिक साहित्य को हम जो है श्रुति साहित्य कहते हैं। ये अपौरुषीय है, यानी कि इनकी रचना ईश्वर ने ईश्वर ने की है, मनुष्य ने नहीं की है। और ये नित्य है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। और संहिता जो है वो मतलब संकलन किया, संहिताबंद किया, इसलिए हमने इसको क्या कहा? संहिता कहा। और वेदों के संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये SSC और बैंक, रेलवे वगैरह में पहला क्वेश्चन या फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये गौरव जो भी पूछ रहे हैं कि क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन नहीं आते तो चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? NTPC, रेलवे सब में इंडियन हिस्ट्री जैसे इसमें आती है वहां से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और प्लीज जो नए लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है गौरव वगैरह तो आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया आपने। ठीक है, चलिए। तो प्रथम दृष्टा कौन थे? ऋषि मुनि थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम वेदों की। तो वेद सबसे पहले रचना किसकी हुई? वेदों की। और सबसे अंत में रचना किसकी हुई? उपनिषद की। सो सबसे अंत में हुई, इसलिए हम उपनिषद को कहते हैं वेदांत।
यानी वेदों का, वैदिक साहित्य का जहां अंत होता है वो क्या है आपका, वेदांत है। क्या है, वेदांत है। क्लियर है, वैदिक साहित्य का जहां अंत होता है वो क्या है, वेदांत है। ठीक है, तो इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि वेदों का अंत होने की बात कह रहा है। ठीक है, चलिए तो वेद है। ठीक है, वेद कौन कौन से हैं, वेद देखते हैं अपन। सबसे पहले कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है, सामवेद। और चौथा कौन सा है, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद है। कितने वेद है भारत के अंदर, या भारतीय या आर्यों के जो है 4 वेद मिलते हैं हमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है वो कि प्रथम 3 वेदों को क्या कहा जाता है। तो प्रथम जो 3 है वो वेद त्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेद त्रयी, क्योंकि इन 3 वेदों की सबसे पहले रचना हुई थी और इनकी जोड़ी को आप क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, ये सारे भी क्वेश्चन है जो अभी गौरव पूछ रहा था मुझे, ओहो टूटे दिल की धड़कन, एनटीपीसी जो भी है उनका शुक्रिया, दिल मत तोड़िएगा, दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि आपको हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, निश्चित रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ये वेदांत क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे, वेदों का अंत किसे माना जाता है, तो वेदांत उपनिषदों से अंत मान लिया जाता है। हर वेदों की शुरुआत जो है प्रथम वेद ऋग्वेद से मानी जाती है। तो अब हम जो है अगले बार जब पढ़ेंगे आगे, तो ये जो है इसमें एक एक खोल के सारे वेद आपको पढ़ाऊंगा, तो वो हम बाद में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्राह्मणक की। ठीक है, वेद जो है ये मूल रूप से संस्कृत में है और संस्कृत की भाषा बहुत ही कठिन है। उस कठिन भाषा को सरलीकृत करके आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, आपके मेरे जैसे लोग पढ़ सकें, उनका जो है किया गया वो सरलीकृत रूप वो क्या है, ब्राह्मणक है। और ब्राह्मणों के अंदर कर्मकांडीय बातों की गई है। कैसी बातें हैं, ज़्यादातर कर्मकांडीय विधि विधान बताए गए हैं। ठीक है, कि आप किस प्रकार का कर्म करोगे, कौन प्रकार का यज्ञ करोगे, उस यज्ञ का आपको क्या फल मिलेगा, वो सारी बातें हमें किस में देखने को मिलेगी, ब्राह्मणक ग्रंथों में मिलेगी। ठीक है, तो कर्मकांडीय बातें जो होगी वो सारी की सारी किस में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है। आरण्यक मतलब है कि वो ग्रंथ जो जंगलों में रह के लिखे गए, वनों में रह के लिखे गए, ये गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान है इनके अंदर। ठीक है, जो वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे वो जो है इस ग्रंथ को पढ़ते थे। ठीक है, आगे है उपनिषद। उपनिषदों में भी जो है आपका ब्रह्म और जो है आत्मा के मिलन की बात की गई है। एक प्रकार का इसमें भी रहस्यात्मक ज्ञान है। उप का मतलब होता है निकट, उप का मतलब होता है उप का मतलब मेरे ख्याल से उप का मतलब क्या था, हाँ बिल्कुल सही है। उप का निकट मतलब, उप का मतलब है निकट, उप का मतलब क्या है, निकट या समीप। और निश का मतलब है बैठना। और इस तरह से यदि मैं देखूं इसका शाब्दिक अर्थ, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास या गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान का अर्जन करना। जैसे यहाँ अभी लोग जो कनेक्ट है वो भले वर्चुअल गुरु से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। ये लोग गुरु के पूर्व निष्ठापूर्वक गुरु के पास बैठ के क्या अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं, उपनिषद। इस उपनिषद में पहली बार मोक्ष की बात की गई है। किसकी बात की गई है, मोक्ष की। तो मोक्ष की अवधारणा की सर्वप्रथम जानकारी हमें मिलती है, वो किसमें मिलती है, उपनिषदों में मिलती है। किसमें मिलती है, उपनिषदों में। इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे कई सारे उपनिषद है, जैसे मुंडकोपनिषद वगैरह, जहाँ से आपके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामों में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ना। तो वो बातें हम उसमें करेंगे आगे। तो ये उपनिषदों की बातें बाद में करेंगे। इसके आधार पर भारत में कालांतर में कई दार्शनिक दर्शनों का विकास हुआ है ना, वो सारी बात करें। एक प्रकार के फिलोसॉफी है, एक प्रकार की दार्शनिक ग्रंथ है भारत की। ये कैसे हैं, दार्शनिक ग्रंथ है। तो इस तरह से जो है इनके बारे में ये थ्योरी होती है समझने के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा, तो यहाँ 4 वेद होंगे और 4 ब्राह्मणक होंगे
सामने ऑप्शन में 4 या सामने ऑप्शन में आपको आर्निक दे देंगे, या फिर वो 4 उपनिषद देख के आपको कहेगा कि मिलाइए इनको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। वो बातें अपन जो है बात धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल जो है अपन को समझना क्या है, अपन को समझना है आपका जो है वो है आपका ऋग्वेद। आज हम पहला ग्रंथ पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, ऋग्वेद। सर की क्लास 6:30 होगी, 15 मिनट क्लास ले लूँगा। चलिए भाई, फिर ऐसा है अपन जो है ऋग्वेद अब कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है टॉपिक ऋग्वेद पूरा कराना संभव नहीं होगा, बड़ा टॉपिक है। तो फिर जो है अपन कल से क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे। और शिव कुमार, नमस्ते सर जी, मैं बिहार से लाई हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया शिव कुमार जी, आप बिहार से इसके लिए। और ये जो है जेठालाल क्या लिखा हुआ है, चंपाकलाल गड़ा, मोक्ष नहीं मोदक रहता है, क्या रहता है, मोक्ष की अवधारणा सबसे पहले उपनिषद में मिलती है भाई। ठीक है, तो सबको जो है शुक्रिया। अपन कल से कंटिन्यू करेंगे, वो करेंगे कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जो है चारों वेदों को पढ़ेंगे। फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ बताएंगे आपको, फिर उनके आर्य ग्रंथ बताएंगे। ये सारी प्रक्रिया जो है कल हो पाएगी, आज इतना ही हो पाएगा। अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अभी भी जो लोग कनेक्ट है, मैं कहूँगा कि नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों या मित्रों से शेयर कीजिएगा। आपको अच्छा लगा है तो ऑफलाइन भी कमेंट कीजिएगा कि बताइएगा कि चैप्टर कैसे लग रहे हैं, क्लास से कैसे जा रही है आप लोगों की। तो इसके लिए कनेक्ट होने के लिए शुक्रिया सबका। और अपन मिलते हैं फिर कल इसी समय 5 बजे ठीक। जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी जानकारी दे देते हैं कि 5 बजे आप डेली तैयार रहिएगा। हम 5 बजे क्लास लेके हाजिर होते हैं।